नमस्कार। बिहार चुनाव की रणभेरी अब बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरकार हो चुका है। 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में। 6 नवंबर को पहला चरण होगा, 11 नवंबर को मतदान का दूसरा चरण होगा और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा है और यहाँ पर चुनाव आयोग ने कई सारी नई पहल की बातचीत की है। इस बार कई सारे नए हमें एक्सपेरिमेंट जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सब के बीच में तैयारियां कैसी हैं, दोनों दलों के बीच में क्या-क्या हलचलें चल रही हैं और जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है वो कितना मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले के जो 2 चुनाव की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में काबा में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत कुमार झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं, 30 सालों का लंबा अनुभव है। हमारे साथ एक और नए मेहमान आज से हमारे बिहार के इस खास शो में जुड़ने जा रहे हैं। सतीश केसिंग सर हैं, पुराने जानकार हैं, बिहार को बहुत बारीकी से समझते हैं, राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ है इनकी और नब्ज़ जो है वो भी ये हमें बिहार की बताते चलेंगे। तो अजीत सर, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। 2 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था पिछले जो 2 चुनाव हैं उसमें 3 और 5 चरणों में चुनाव हुए थे। तो ऐसे में क्या फ़र्क रहेगा 2 चरणों में अगर चुनाव होते हैं? सबसे पहला जो इसका प्लस पॉइंट होगा कि मेरे अनुसार इससे मतदान बढ़ेगा। मतदान इसलिए बढ़ेगा कि एसआईआर हो चुका है और उसके बाद 2 चरणों में हो रहा है चुनाव। तो अलग बिहार है क्या, बिहार के साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है कि जो उत्तरी बिहार है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। इनफैक्ट पूरे दुनिया में, विश्व में इतना डेंसली पॉपुलेटेड कोई एरिया नहीं है, मिथिलांचल और सीमांचल। तो वहाँ पर चुनाव कराना जो है अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, इनिशिएटिव है। तो एक तरह से एक आइडियली यदि एक ही चरण में होता तो अपोजिशन अटैक नहीं करता कि आप अनफेयर चुनाव कर रहे हैं। पर अब अपोजिशन जो है ये कह रहा है, महागठबंधन कह रही है कि हमने तो कहा था एक ही चरण में करने के लिए। इनफैक्ट जदयू ने भी कहा था एक ही चरण में करने के लिए। बट चुनाव आयोग सोचा कि बड़ा मुश्किल होगा। बिहार में करीब करीब 13 करोड़ जनसंख्या है, 7.4 करोड़ वोटर है, तो उसको हैंडल करना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, स्पेशली उत्तरी बिहार का, वो उतना बढ़िया नहीं है। छोटे छोटे गांव, जो छोटे छोटे जो रास्ते हैं मेन रोड के अलावा, वहाँ पर पहुँचाना लोगों को जो 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 वोटिंग में पार्ट लेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंज है। तो उस कारण लगता है कि दो चरणों में चुनाव करवा रहा है। पर उसका सीधा बेनिफिट जो होगा मेरे अनुसार वो होगा मतदान में। एसआईआर हो चुका है, डिनोमिनेटर जो है वो बहुत जोर से कटा है। पहले 65 लाख और उसके बाद जो है जब कुछ नए वोटर्स ऐड किए गए, कुछ जोड़े गए, तो उसके बाद भी करीब करीब 40-45 लाख जो है वो माइनस हुआ। तो जब डिनोमिनेटर माइनस होता है और जब क्लीनिंग किया जाता है जम के, करीब करीब 22 लाख डेड वोटर्स, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है नंबर 1 मतदान पर। नंबर 2, एसआईआर में हर वोटर से बात किया गया है। तो जब आप सारे वोटर से जाके बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो वोट देगा वो बहुत बढ़ जाता है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने वोटरों को कह रहे हैं तुम्हारा नंबर कटा है, तुम्हारा नंबर यानी कि अल्पसंख्यकों का नंबर, दलितों का नंबर, एमबीसी का नंबर, तो जम के वोट दो। उसीलिए वोटर अधिकार रैली और उसके बाद तेजस्वी किए बिहार अधिकार रैली, वो बेसिकली अपने वोटर को ये कहने के लिए कि तुम्हारा नंबर कट जाएगा, सब लोग एक साथ हो जाओ और सब लोग जम के जो है सो वोट दो। आपकी पहली प्रतिक्रिया 2 चरणों को लेकर मैं जानना चाहूंगा। देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चुनाव अगर निष्पक्ष वातावरण में जिस प्रकार के आरोप चुनाव आयोग पर लगे, बहुत बवाल हुआ, यात्रा निकल गई, एसआईआर के खिलाफ भी निकली, वोट चोरी की भी निकली, उसके बीच में अगर बिना बवाल के, बिना हंगामे के और बिना कोई विरोध के आज अगर 2 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और कोई एक
तरह से कहा जाए तो प्रतिकार नहीं देख रहे हैं। तो जब प्रतिकार नहीं देख रहे हैं तो माना जाएगा कि अंततः चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है और सबने इस चीज को माना है। अब शायद अभी पहला ये है कि कोई अब वोट चोरी की यात्रा जो है अब शायद अभी नहीं निकलेगी। तो मैं मानता हूं कि यही पहली प्रतिक्रिया है कि देखिए लोकतंत्र की जननी है बिहार, वहाँ वोट चोरी मुद्दा भले न बने लेकिन वोट को लेकर बहुत लोग सजग हैं, ये आप जान लीजिए। और बिहार का वोटर बहुत जागरूक है। है जागरूक ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वोट को लेकर वो बहुत टची है। मैं इसको एक ये शब्द देना चाहता हूँ, जागरूक। तो देखिए अब जो मेरे ख्याल से जो मुद्दे हैं इस बार के चुनाव का, मैं सही मायने में मुझे हृदय से लगता है, मैं भी बिहार का हूँ। अभी तेजस्वी यादव को मैंने बोलते हुए सुना कि गेम चेंजर, मतलब चेंज मेकर, जो भी सीएम हो वो चेंज मेकर है। हाँ, तो अगर इस बार चुनाव में जो भी सरकार आए, जिसकी भी आ जाए, चाहे जो भी गठबंधन आ जाए या तोड़फोड़ जैसे भी आ जाए, उसको बिहार को चेंज करना पड़ेगा। बिहार अगर चेंज नहीं हुआ तो ये पूरे, मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। खाली पलायन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चाहे वो कारखाने लगाने हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने हो, पलायन को रोकना हो, लोगों को उन्नत करना हो, उनको अपने घर में सारी चीजें, ये मेन मुद्दा है। इस लिहाज से हम कहेंगे कि इस चुनाव को बिहार के लिए एक नए निजाम के लिए एक क्रिएटिव फेज के रूप में देखना चाहिए, जिसे पहले कभी नहीं देखा। मैं तो कहता हूं कि बिहार में एक नए मिजाज की सरकार चाहिए। खाली जाति से काम नहीं चलेगा, खाली आरक्षण वाली बात से काम नहीं चलेगा, खाली धर्म की बात से काम नहीं चलेगा उस राज्य में। नहीं तो फिर एक ऑलरेडी जो है बहुत बड़ा एक डेमोग्राफिक बर्डन है, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। तो मैं इस चुनाव को ऐसे देखता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की अब सरकार आए, इस तरह का नेतृत्व आए जो आमूलचूल परिवर्तन पूरे स्टेट में कर दे, तब जाकर बात बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़े थे, बिल्कुल, और उनमें परिवर्तन हमने जैसे उड़ीसा में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, कई ऐसे और राज्य हैं जिसमें वो परिवर्तन जो थे वो किए गए, तो उसके नतीजे दिखे। बिल्कुल। बिहार में कोई कारखाना ही नहीं लगाते, कौन सी बड़ी बात, क्यों नहीं लगाता भाई, क्यों नहीं लगाता? उतने बड़े प्रदेश में जहां आप कहते हैं सब प्रकार के टैलेंट हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ हैं, तो आप वही नहीं लगाएंगे और सब जगह बाकी जगह वो जाके काम करेंगे, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात में और दिल्ली में और कलकत्ता में, कोलकाता में, वहाँ क्यों जाते हैं लोग? पढ़ने भी जाते हैं, काम करने भी जाते हैं। और इसी जब सतीश जी आप जब बदलाव की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो अभी तेजस्वी यादव ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो ये कहा कि बिहार का हर वोटर जो है वो सीएम होगा, यानी कि चेंज मेकर होगा। अगर हम थोड़ा युवा वर्ग की बात करें, 18 से 35 साल की बात करें, तो 40% के आसपास वो हैं। तो ऐसे में कितना इम्पैक्ट वो डालेंगे और कितने जो मुद्दे हैं, अगर आप जिन जिन मुद्दों का अभी जिक्र कर रहे थे, रोजगार उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, महंगाई एक लगातार वहाँ पर मुद्दा बना हुआ है, फैक्ट्री की बात आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं, तो कितना असर ये 40% जो वोटर हैं ये डालते हुए नजर आएंगे 18 से 35 साल वाले? देखिए अगर आपने वो युवाओं की बात की, वो असर तो डालेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के पक्ष में ही डालेंगे, इस पर मैं अभी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बात यह है कि जो तेजस्वी यादव ने 2020 में उम्मीद जगाई थी, जो एक मैं कहूँगा तेजस्वी लहर के वो ध्वजवाहक बने, वो चीज मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखाई पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी, आप पिछली बार से कंपैरिजन में कह रहे हैं या आप दोनों बार को कह रहे हैं? आप कह रहे हैं पिछली बार जो अग्रेशन था वो इस बार नहीं है तेजस्वी यादव में? अब तक नहीं दिखा है। ठीक है, क्यों कारण है ये मैं आपको बताऊं। उनको कहा गया कि एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी है नीतीश कुमार के,
और उसके बावजूद भी अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। बिल्कुल। खुद अपने दम भर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, आज भी कहना पड़ रहा है उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, आज कहना पड़ा है, कई बार कहा उन्होंने। अब मैं एक सवाल अजीत सर से यहाँ पर ले लेती हूँ। अजीत सर, यहाँ पर विपक्ष में जब आप हैं तो आपको ज़्यादा अग्रेशन दिखाना भी पड़ता है और आपको ज़्यादा जनता के बीच में जाना पड़ता है। ऐसे में अगर महागठबंधन ने अभी तक सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया है तो ये एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इनसे। मेरा ये कहना है कि यदि सर्वे देखा जाए, और बाय द वे बहुत सारा सर्वे हुआ है, ठीक है, एक सर्वे प्री इलेक्शन सर्वे नहीं है जो मोस्ट प्रिफर्ड मुख्यमंत्री बिहार का कौन होना चाहिए तो तेजस्वी यादव उस पे नंबर 1 नहीं हुए हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज वो सही एनालिसिस कर रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है ना, वो बेसिकली यूथ का है, 35 के नीचे। तो उस पे क्या हो गया है कि तेजस्वी यादव के लिए एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी उसी वोट को डिवाइड कर रहे हैं, यूथ के वोट को, अर्बन, मैं कहूँगा उसके बाद एजुकेटेड वोटर। तो एक तरह से तेजस्वी यादव का वोट कट रहा है, उस तरह देखा जाए तो जनरेशनल वोट। तो उससे हो सकता है कि थोड़ा उनका जो मोनोपोली था 2020 में एंटी इनकम्बेंसी में, वो घट गया है। बट ये मैं कहूँगा कि एक तरह से पिछले बार यदि आप देखिए 2020 में, तो राहुल गांधी बिल्कुल उनका प्रेजेंस था ही नहीं चुनाव में। सिर्फ 4 या 5 बार आए थे, प्रधानमंत्री उनसे ज्यादा बिहार घूमे थे पिछले बार। इस बार राहुल गांधी वोट चोरी को लेके 16 दिन का यात्रा तेजस्वी के साथ, सैनी जी के साथ, उसके बाद लेफ्ट पार्टीज के साथ, तो वो जो है ना वोट चोरी और एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। और उसके साथ ही मैं ये भी जोड़ते चलूं कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई वो कम से कम 75 सालों के बाद जब आप करते हैं बिहार में, वो भी 87 सालों के बाद, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप जो अपना खोया हुआ जनाधार एक तरह से वो भी आपने उसको जोड़ने की साथ में कवायद की है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि राहुल गांधी पहले, जैसे कांग्रेस का जो कहिएगा पुराना विचारधारा था, वो कहते नहीं थे सबका साथ सबका विकास, बट वही था बेसिकली सबके लिए। बट अब जो है राहुल गांधी, वो तो मंडल लीडर हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के तरह। तो एक तरह से उनके और तेजस्वी के बीच समान क्या कहिएगा, एक तरह का केमिस्ट्री है कि दोनों, तेजस्वी जा रहे हैं ओबीसी और अखिलियत के वोट के लिए, एमवाई कोलिशन, और राहुल गांधी जा रहे हैं एमबीसी, दलित और अखिलियत के वोट के लिए। तो एक तरह से जो है बहुत ही अच्छा ग्राउंड पे जो गया है सिग्नल, वो बहुत अच्छा है। तब ये सवाल उठता है कि भाई मुख्यमंत्री कैंडिडेट क्यों नहीं? तो मेरा एक अनुमान है इस पर अपना पर्सनल, और ये है कि आपने देखा होगा वो काफी अटैक करते हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव को, बट राहुल गांधी और कांग्रेस को अटैक नहीं कर रहे हैं उस तरह से। इनफैक्ट उनका अटैक अब बदल गया है, अब हो गया है एनडीए पर, एनडीए के मिनिस्टर्स पर, उनके करप्शन पर। और मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कहूँगा साठ गांठ, पर मैं कहूँगा एक फ्रेंडली लिंक है कि यदि ऐसा हो कि उतना सीट महागठबंधन को नहीं आए अच्छा सरकार बनाने के लिए, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर को खींच के इस महागठबंधन में लाया जाए ताकि भाजपा को हरा सके। लेकिन मेरे वो सीएम चेहरे वाले पर भी आप जवाब दीजिए, जो महागठबंधन ने अभी तक सीएम चेहरा नहीं उतारा, उसका डिसएडवांटेज लगता है आपको? नहीं, डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि महागठबंधन का जो मेन वोट है वो तो माई कोलिशन है। तो उसको तो लगता है कि भाई हमारा नंबर ज्यादा है, तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनेंगे। बट एक तरह से जो नहीं डिक्लेयर किया गया, उसका 2-3 फायदा है। एक जो मैंने कहा कि प्रशांत किशोर बाद में यदि जरूरत पड़े तो आ सकते हैं। नंबर 2, यादव जो है उसका नंबर्स बहुत ज्यादा होता है, वो डोमिनेंट कास्ट है बिहार का, यूपी से भी ज्यादा। तो वहां होता क्या है कि जो छोटे जात होते हैं, जैसे कि एमबीसी जिनका 2% है, 3% है, अपर कास्ट थोड़े बहुत ब्राह्मण या अपर कास्ट कांग्रेस के साथ है, तो वो कभी कभी उनके लिए जब आप डिक्लेयर कर देंगे कि यादव चीफ मिनिस्टर, तो हो सकता है वो बिदक के एनडीए में चला जाए।
तो उसको अपने साथ रखने के लिए, और इस बार याद रखिएगा फोकस है एक्सट्रीमली बैकवर्ड। इसी सवाल को मैं सतीश सर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये मैसेजिंग भी हो सकती है कि भाई महागठबंधन में अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि कांग्रेस से जब भी ये सवाल पूछा गया है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार करेंगे, कोई जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आता। दूसरा पहलू इसका एक ये भी है कि मुकेश सहनी वीआईपी वाले जो हैं वो खुद को डिप्टी सीएम अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर अभी भी अगर तस्वीर साफ नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये मैं कहूं कि एनडीए में भी अगले सीएम कैंडिडेट की तस्वीर साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उसे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, महागठबंधन में मैंने पहले भी कहा कि अंतर्द्वंद है। कांग्रेस के इरादे और मुराद थोड़ा बढ़ गए हैं। हाँ। 8 महीने से बिहार में लगे हुए हैं, तो भाई अपनी तो अपना कुछ लेन देन तो करेंगे ना, क्योंकि वही कांग्रेस जो कभी बिहार में ऐसा काबिज रहती थी, वो जब से आरजेडी काबिज हुई, उसके बाद ये फिर जनता दल यू, पहले समता थी, वो काबिज हुई तो सफा हो गई, साफ सुथरा हो गई, खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो वहां से उन्हें अपने आप को रिवाइव किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर एम्बाई कॉम्बिनेशन से सब उलट जाते हैं, भाग जाते हैं, तो मुझे ये बताइए, मुझे किसी ने ये जवाब नहीं दिया अभी तक कि 2020 में भी तो यही था। तो 2020 में अचानक तेजस्वी लगभग मुख्यमंत्री कैसे बन गए? सभी को भाग जाना चाहिए था। उस समय तो ज्यादा नीतीश जी पावरफुल थे, है कि नहीं? वहां उस समय सबाब पे भी था, क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी। 2020 से 25 की बहुत बड़ा फासला होता है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो इरादे मुराद जो है बढ़े हुए हैं। वो कोशिश शुरू में कर रही थी कि नीतीश को हटा ही दे, नीतीश के साथ लगा के नीतीश को फिर किनारे करें। और अभी भी मैं उसमें बहुत स्पष्ट नहीं वो क्या करेंगे, नीतीश उनकी मजबूरी है। बिल्कुल, कि चुनाव तक आप, मुझे भी ये चीज लगती है सतीश जी कि आप चुनाव तक साथ ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के आप चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। देखिए, नीतीश जी बीजेपी की मजबूरी है और आरजेडी कांग्रेस की मजबूरी है। ये आप इस चीज को समझिए। बिल्कुल। इसी के चक्कर में ये सारी कुछ दोनों साइड ही आपको दिख रहा है। कोई पता नहीं, मैं आपको याद होगा 2015 का चुनाव और फिर नीतीश जी का बीजेपी से संबंध खत्म होना, फिर बन जाना, किन परिस्थितियों में ये गठबंधन बदल गया था, कैसे बदला था। बिल्कुल। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है अभी कह रहे थे कि नीतीश जी को अटैक नहीं कर रहे। तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी को जो अटैक करना चाहिए था, महागठबंधन के नेता ने अभी तक अटैक नहीं किया है। क्योंकि आज मैंने तेजस्वी जी को बोलते हुए सुना कि अचेता अवस्था में है। अरे वो नहीं होता है, बात होता है फ्रंटल अटैक होता है। चुनाव में कोई नो होल्ड बार होता है। तो ये ऐसा सहला क्यों रहे हैं? इसमें भी कुछ राज है। सारे विकल्प यहाँ पर खुले रखने की बात जो है वो की जा रही है, संभावनाओं को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन मुद्दा ये है कि देखिए, मैं अजीत जी से एक बात से मैं अपनी राय रख रहा हूँ। देखिए, अगर बिहार के इश्यूज हैं और उन्हीं इश्यूज पर आप जम के रहिए, जिसके आप जननायक बने, तेजस्वी कि तो रोजगार मैन है, नौकरी देता है, फलां ठिकाना, बहुत तरह की बात, वो एक उम्मीद जताए, तो उस पर कायम रहना चाहिए ना। आप एक ऐसे में आपने जो है वो जगह किसी दूसरे के लिए थोड़ा सा जगह बना दी। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बताना हूँ, मुझे लगता है अभी अजीत जी ने कहा कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी या मंडल लीडर हो गए। ये भी तो एक टकराव का कारण हो सकता है कि मंडल के मसीहा में आप लालू को रखेंगे, लालू के परिवार को रखेंगे, मुलायम को रखेंगे, शरद यादव दिवंगत हो गए उनको रखेंगे, नीतीश को रखेंगे, स्वर्गीय पासवान को रखेंगे, इन लोगों को रखेंगे। भाई जब राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि मंडल पॉलिटिक्स में, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में कांग्रेस 30-35 साल पीछे रह गई, अब वो जगह लेने का प्रयास करी तो क्या टकराव का कारण नहीं बनेगा? ये पक्का बनेगा। तो वो मंडल के लीडर, मंडल 30 आया है बिहार में, आपने देखा होगा, 10 सूत्री कार्यक्रम आया है जिसमें वो बहुत क्रांतिकारी चीजें कह रहे हैं। अगर ये बात तेजस्वी कहते और इसी को लेके आगे बढ़ जाते तो माजरा दूसरा होता। चूंकि बिहार में कांग्रेस की उतनी जड़ें नहीं है, चाहे इनका कनेक्ट नहीं है, और ये सब करके राहुल गांधी बोगोटा चले गए। अब बोगोटा तो बिहार है नहीं।
बोगोटा तो बिहार नहीं है, उसके बाद बिल्कुल। पेरू में घूम रहे थे। बात ये होता है कि आप जो कहें, जो हाँ, करें, हाँ। वो सिर्फ जमीन पे वो दिखना चाहिए। अगर वोट चोरी की यात्रा या वोट का मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया तो कौन इससे इनकार करेगा कि ये मुद्दा नहीं बना, बिल्कुल, है ना? लेकिन बिल्कुल। आपको फॉलो अप तो आपने करना खुद पड़ता अपने है। मुद्दे को उस तरह से पकड़ के नहीं रखा। किसी को भी मुद्दा पकड़ के उसको ले जाना होता है। क्या प्रशांत किशोर अचानक भाई देश में बिहार के जयप्रकाश नारायण बन गए क्या? क्या है उनका क्रेडेंशियल? क्योंकि चुनाव में सलाह देते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखिए, अभी जैसा कह रहे थे अजीत जी कि कुछ ट्रैक्शन है उनको। क्यों? क्योंकि दूसरे ने जगह छोड़ी है, दूसरे ने जगह दे दी है। और बिहार में पॉलिटिक्स जातिवादी एक दूसरे से खाली कुर्सी खींचने देने तक हुआ, और वो बिहार के लगातार मुद्दे पर नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ एक आदमी पैदा हो जाता और है। ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जो वैक्यूम था या जो गैप था, उसमें प्रशांत किशोर हमेशा जनता के बीच में मौजूद हैं, वो हट नहीं रहे हैं वहाँ से, चाहे वो वहाँ जाएं, वो यात्रा लगातार कर रहे हैं, तो एक अपनी प्रेजेंस बनाए रखना बड़ी बात है। और इस मामले में शायद आखिरी में आते आते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थोड़ा पीछे होते हुए नजर आते हैं। हालांकि देखिए, अभी इन वक्त है दोनों चुनाव के में। टकराव के चलते मेरा ऐसा मानना है कि इसके वजह से पीछे प्रशांत किशोर के खिलाफ एक ही चीज है, एक ही चीज है, उनकी अगड़ी जाति से होना। वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उन्होंने अपने बिहार वाले एजेंडा को स्थापित किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और जो काम चिराग पासवान ने किया, जो काम तेजस्वी ने 2020 में किया, कुछ अंश प्रशांत किशोर इस बार वो उसमें हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि वो अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। वो रिसोर्स मैन भी हैं, वो मैनेजमेंट भी है उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है और ज्ञान भी है, सबको चुनाव जितवाते हैं, तो अपने लड़ने पे आए हैं। जब चिराग पासवान अपनी पहली पारी में नीतीश को 43 पर उतार सकते हैं, तो प्रशांत किशोर कुछ तो करेंगे ना। और आपका प्रोग्राम का नाम है क्या? बिहार में काबा। और भोजपुरी के उस्ताद भी हैं, भोजपुरी इलाके के हैं प्रशांत किशोर, तो अंग्रेजी भी वैसे ही बोलते हैं, हिंदी भी वैसे ही बोलते हैं। और बिहार में अगर कोई कनेक्टेड रहा है पिछले 2-3 साल से, तो एकमात्र नेता है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पे ये भी है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंस बनाया है, जो आज की तारीख में बहुत मायने रखता है, उसमें भी प्रशांत किशोर बाकी लोगों से तो कम से कम आगे ही नजर आते हैं। अजीत सर, आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाह रही हूँ, सतीश सर जो बात कह रहे हैं कि जो तेजस्वी और राहुल गांधी का मनमुटाव है, वो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां दिख रही हैं या जो सड़क पर जो उनके रहने की, सड़क पर मतलब जमीन पर जो नेता, जनता के बीच में नेता जिस तरह से रहता है, उसकी जो कमी दिख रही है, वो उसकी वजह हो सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 2-3 तरह से कर रहे हैं। पहला, 2005 से लेकर अभी तक जितने चुनाव हुए बिहार में, वो बेसिकली बाइपोलर हुआ है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। पहला चुनाव है जो ट्राइपोलर है। तो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन कहते हैं उसको सेफोलॉजिस्ट, वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन बदल जाएगा। हर सीट में जहां पर कि करीब करीब 47 सीट मैंने एस्टिमेट किया था, 47 सीट 2020 में था, जिसमें 5000 वोट से कम से कोई कैंडिडेट जीता था, यानी कि टाइट सीट। बिल्कुल। तो बताइए, प्रशांत किशोर 5000 तो ले ही जाएंगे उस सब सीट में, तो बदल गया ना पूरा। कौन आप जीतेगा? दोनों ही, लेकिन अजीत सर, सतीश सर, आप दोनों ही बिहार के रहने वाले भी हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि क्या बिहार की जनता इस बार किसी विकल्प की ओर देख रही है? क्या बिहार की जनता के भीतर वो बात है, वो जनमानस में वो नाराजगी है सत्ता के प्रति कि वो विकल्प की तरफ जाएंगे? मैं कहूंगा कि जो बिहार का यूथ है ना, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो तो सिर्फ नीतीश जी को ही देखा है ना 20 साल से, तो उसको थोड़ा ऊब हो गया है नीतीश जी से, जिसको अंग्रेजी में फटीग कहते हैं। यंगस्टर चाहता है कि लीडर भी यंगर हो, तो प्रशांत किशोर भी यंग है, तेजस्वी भी यंग है, चिराग भी यंग है, और नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, ये लोग उस एज ग्रुप के हो जाते हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं करता है उनके साथ। वो चाहता है हमारे लैंग्वेज में बात करे। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ये बात खुद कहती हुई नजर आती है कि वो हमारी जाति के, हम उनको वोट देंगे। बहुत खुल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं। आप तमाम उनके बयानों को सुनेंगे, और आज के चुनाव से नहीं, आप पिछले कई चुनाव देख लीजिए, जनता बहुत खुलकर ये बात करती है। मैं सतीश सर से भी इस बारे में पूछूंगी। एक जाति के बेस पर
हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर ये मैं पूरे मानती हूँ। भारत में, बिहार में जीत नहीं सकता। बिल्कुल। हमेशा एक अलायंस होता है। वही जो अल्पसंख्यक है, जी। एक जमाने में दलित और ब्राह्मण के साथ मिलके कांग्रेस को जिताता था, बिल्कुल। है ना? तो वो बदलता रहता है। यादव जो है आज, हम्म यादव है आरजेडी के तरफ। एक जमाने में यादव एंटी कांग्रेस वोटर होता जी। था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे दिमाग में है कि सब लोग मिल जाते हैं, पहले तो 70%, 75% से ज्यादा आज तक एक जाति का वोट एक पार्टी के लिए नहीं गया है, ठीक है। कभी नहीं। सतीश सर, यहाँ पर अजीत सर जो बात कह रहे हैं उसका जवाब देते हुए कि क्या जाति के आधार पर बिहार का वोटर वोट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये विश्वास करने में मैं विश्वास नहीं करना चाहती इस बात पर, क्योंकि हम जो देखते हुए चले आ रहे हैं उसमें तो हम यही सुनते हैं कि खुल के बोलते हैं, चाहे किसी भी तबके के लोगों की, हम तो अपनी जाति के हिसाब से वोट। वर्ग और जात दोनों काम करता है। ठीक है। ये जितना अजीत जी ने बोला मैं उसको एक लाइन में कह देता हूँ, वर्ग और जात दोनों काम करता है। हाँ। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो पार्टी बनाने वाले हैं, पार्टी जो पॉलिटिक्स में है, जो पारिवारिक हैं, वो वैचारिक भी हैं लेकिन पारिवारिक है, वो एक एक जाति को पकड़ के नेता बन जाते हैं। कम से कम आधा दर्जन बिहार में ऐसी पार्टियां बनी हैं पिछले कुछ समय में जो सिर्फ जाति पे आधारित है। ये बात सही है कि जाति जो है, नंबर ऑफ कास्ट अगर जुड़ जाए, कौन आप किसको आप कितना आप एग्रीगेट कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। कि अब जैसे ये सहनी साहब, ये सब तो नाम भी नहीं सुने थे, मुंबई रहते बिहार में नेता हो गए। तो इस तरह के आप देखेंगे। अब चिराग पासवान क्या है, कोई बहुत बड़े विजनरी है क्या, लेकिन अपने पिताजी के लेगेसी को एक पासवान वोट के आधार पर है। बिल्कुल। तो एक बेस वोट तो है वो वाला। दूसरी बात, इसीलिए तो बिहार पीछे है। और ये अगर आप कहेंगे कि जाति नहीं है, हाँ। तो जाति कहाँ नहीं है पूरे इंडिया में, ये बताइए मुझे। ठीक है। कोई एक जगह बता दीजिए। दिल्ली की मैं बता देता हूँ, मेरे को तो सब मालूम है यहाँ का। तो बिहार दिल्ली में जाति वाति नहीं चलती क्या? जबरदस्त चलती है। यहाँ बनिया वर्सेस पंजाबी चलता है। या कोई कर दे इनकार तो मैं बोलता हूँ। अच्छा, एक चीज हमें और बता दीजिए कि जाति की बात अगर वो रियलिटी नहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कास्ट इज ए रियलिटी। और कास्ट काउंट की बात क्या ये आज हुई है क्या? 90 के दशक के तो हुई नहीं, पहले तो कभी नहीं हुई। ये तो कास्ट काउंट शुरू हुआ बिहार से, जाति जनगणना, जिसको भारतीय जनता पार्टी को भी मानना पड़ा। तो आप ये समझिए कि ये जात खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप अजीत जी की बात में एक बात थोड़ी सी है कि देखिए, त्राही माम कर रही है जनता। त्राही माम करते हैं तो उसमें वर्ग भी आ जाता है, उसका डिमांड भी आ जाता है, उसकी जात भी आ जाती है। ये सब के मिश्रण से चीजें चल रही हैं। तो वो मिश्रण में है, जो जिसने उसको बुनाया वो पंडित हो गया। कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, या वो मंत्री हो सकते हैं, ऐसे बड़े चेहरे जो अब चुनाव में उतरते हुए हमें नजर आने वाले हैं? नहीं, मैं ये कह नहीं सकता कि कौन कौन नजर आएंगे। हो सकता है केंद्रीय मंत्री एक आध दो, बीजेपी के एक स्टाइल है थोड़ा सा हवा बनाने की, तो हो सकता है कि बिहार के कुछ केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतार दें। ये भी देखा था हमने, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था। तो वो हो सकता है कि वो करें, लेकिन ये कैसे हम कह दें? ये देखिए, बीजेपी मैं मानता हूं कि प्रचार का किंग है। उसको आता है कि कैसे प्रोपेगेंडा से चीजों को कंट्रोल किया जाता है, वो उनको ये आता है। तो वो रैट, जिसको कहते हैं ना रैट मटास, वो अपने तरफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। तो वो कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसको अभी कांग्रेस वाले कहाँ से केंद्रीय मंत्री लाएंगे। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो कितना नीतीश कुमार के खिलाफ, कितना एनडीए के खिलाफ नजर आता है, और किस तरह से वो भुनाते हुए नजर आते हैं? क्योंकि हमने जीविका दीदी योजना का जिक्र किया, हम जानते हैं कि वो गेम चेंजर की तरह उसे देखा जा रहा है, और अलग दूसरे राज्यों में हमने देखा है सतीश सर, विधानसभा के चुनाव में ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा के गई है। महिला वोटर तुरंत यहाँ पर मतलब एक तरफ एक मुश्त जिसे कहते हैं वोट देता हुआ फिर नजर आता है। बिहार में 5 चुनावों का अगर आप डेटा देखेंगे तो महिला वोटर 5 से 6% ज्यादा वोट करती है महिला पुरुषों से, क्योंकि पुरुष तो कमाने कहीं तमिलनाडु में या नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। बिल्कुल। तो ये इससे भी होता है कि महिलाएं जाके वोट देती हैं। तो पहला तो डेटा ये है। दूसरा, जो महिला जो है, अभी क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी वाला आपने बात बोला, एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं रहता
तो 2000 में काम चल जाता। ये तो 10,000 से शुरुआत ही की गई है। ये आप समझिए, तो ये बिल्कुल। एंटी ये अब तक कभी नहीं हुआ मुझे नहीं, लगता है। हाँ। एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस 10,000 प्लस 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 2-3 और हैं, वो कल तक चल रहा था। जी, तो जी। ये 2 चीज है। हम्म, तीसरी चीज क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी में मैं मानता था कि नीतीश जी बेहद कमजोर हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं। अभी भी मानता हूँ अस्थिर है। ऐसा नहीं कि मैं क्यों ना मानूं, मैं तो देख रहा हूँ तो कह सकता हूँ। बिल्कुल। हमारे गांव के से ज्यादा दूर के रहने वाले नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी बिहार में त्राहिमाम है, वो बेरोजगारी का है, पलायन का है, ये सब है। और शायद लेकिन जेडीयू के भीतर भी लेकिन ये बात है कि अब नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। ये बहुत जगह है। और बीजेपी तो उनको मेरी समझ तो ये कहती है कि राजनीतिक रूप से तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी उनको किनारा करना चाहती थी। लेकिन चूंकि एक सर्वत्र सर्वमान्य पॉलिटिकल पार्टी बिहार में नहीं है जो अपने बलबूते सब चीज जीत जाए, तो सबको वो राजनीतिक विकलांगता मैं कहता हूँ, इसलिए वो सबको सहारे की जरूरत है। लकुटिया चाहिए। तो बैसाखी। तो नीतीश जी अभी लकुटिया है, लेकिन नीतीश जी का मतलब इतना स्थिर है मुझे नहीं मालूम। अभी आपने देखा होगा, वो सुना है कि 2 दिन पहले कोई अपने जेडीयू के मीटिंग में उन्होंने कहा है कि बीजेपी से सीट ज्यादा लाना है। इसका मतलब नहीं समझ में, एनडीए अब आप समझ रहे हैं। हाँ। तो अभी बिहार में कौन चीज कौन किधर मिला हुआ है, क्या है, इसी में तो बिहार का लोटिया डूबा है। तो उसी को तो बदलना है। तो इसलिए गेम चेंजर जो कह रहे हैं ना तेजस्वी, सीएम क्या, चेंज मेकर। तो चेंज मेकर तो होना है, लेकिन राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतागण ये सब होने नहीं देते ना। आप ये कहेंगे कि क्लास में जा रहा है, वो कहें कारखाना, ये सब फिर जात में, धर्म में, फलाने में, ठिकाने में लाके वहीं पर दबा देते हैं। और एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हम करते आ रहे हैं, उसमें मैं देख रही हूँ कि जुलाई में मुफ्त बिजली का ऐलान हुआ है। 1 अगस्त से हर घर को 125 यूनिट बिजली दी गई है और इससे बिहार के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हुआ उस हिसाब से। बहुत फैक्टर। देखिए 10,000 मैंने आपसे कहा तो 10,000 तो एक मुश्त है। वो कई तरह के नौजवानों को भी प्रधानमंत्री जी ने कल परसों कुछ दिया है। अब वो तो भूल गए कितना दे रहे हैं, समझे। एक बाढ़ के बाद ये भी बाढ़ दी जा रही है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, उसका इल्म नहीं होता कि हाँ इस तरह की चीज हो सकती है, तो अभी इन्होंने भूल सुधार किया है। 2020 में ऐसी चीजें नहीं हुई थी। उन लोगों ने कहा था, जब तेजस्वी ने 18,000 या 18 लाख कि कितना रोजगार की घोषणा की, तो तब के नेता थे भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी ने कहा हम 20 लाख देंगे। तो ये सब कागजों पे थी। यहाँ बैंक अकाउंट में सीधे सीधे है। तो एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए एक नया सिस्टम चला है पूरे देश में और सारी पार्टियां करती हैं। आप तेलंगाना में देखिए, कर्नाटक में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बगल में बिहार में, झारखंड में देखिए। कुछ करो या मत करो, अंत में 15-10,000, 2,000, 3,000, 4,000 दे दो, हो गया आपका विकास। बिहार में गेम चेंजर, सब कुछ हो गया। महिलाएं खुश, पुरुष खुश। क्यों तो देख रहे हैं ना बिहार में। आपको मैं बताता हूँ, मैं अजीत जी के सामने कहता हूँ, वहां पर एकाएक 10,000 रुपया मिल जाए आपको, तो मैं अपने गांव की स्थिति देखता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि वहां पर जो हालत है उसमें 10,000, बिहार में बोल रहा हूं, 10,000 मेरे हिसाब से 50 लाख के बराबर। ये गरीबी और मजलूम, मतलब ये हालत है। मतलब इतना पिछड़ापन है कुछ इलाकों में। पिछड़ापन पूरा बिहार ही पिछड़ा हुआ है भाई। उसके कुछ अंश जो है वो गांव से शहर चले गए, और कुछ जो शहर पहुंचे वो थोड़ा और उन्नत हो गए, तो मुंबई दिल्ली निकल गए, कलकत्ता निकल गए। ये है पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन उसके बाद भी मुझे हैरानी होती है कि जब जनता वोट करने जाती है तो वो नाराजगी वोटिंग में क्यों नहीं नजर आती। देखिए वोटिंग में आती है नाराजगी, वो आती है, लेकिन अगर वो कुछ अजीत जी को वोट दे आए, कुछ अदिति जी को दे आए, कुछ हमें दे आए, तो उनका जो वोट चैनलाइज नहीं होता है। वो जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, पार्टियों के आधार पर अलग अलग जो कारण है, और वो जो है 10,000, 15,000 वो सबसे फ्यूज्ड हो जाता है और डिफ्यूज हो जाता है। नीतीश जी का 20-25 प्रोग्राम है 2020 से लेके ये 10,000 तक, जिसमें कि उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल, तो लड़कियों को ये यदि वो
+2 में वो अच्छा करेंगी तो जी। इतना पैसा कॉलेज के लिए, अच्छा, यदि हाँ। क्लास 10 में अच्छा करेगी तो 2 साल के लिए इतना पैसा, बिल्कुल। इतना प्रोग्राम है कि मैं कहूँगा बिहार का खाली नेगेटिव इमेजिंग होता है। आज बिहार पूरे भारत का आइडियल एग्जाम्पल है कि औरतों का जो बदतर स्थिति था उससे कितना इम्प्रूव किया है। दिक्कत क्या है कि लेकिन हर अभी सेक्टर भी में, अजीत हर सर, गुंजाइश तो सेक्टर, बहुत ज्यादा बाकी है, अभी भी बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। दूसरे राज्यों से तुलना की जाएगी तो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बट हाँ मैं मानता हूं बिहार के साथ विडंबना है जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसा हुआ है, और उसका मेन कारण है कि औद्योगिकरण नहीं हुआ है। हाँ। बट 2-3 फिगर मैं आपको यहाँ पर देता सरकार हूं। बहुत बड़े स्तर पर फेल हुई है, जो औद्योगिकरण की बात आप कर रहे हैं। और एक और बात पर मैं यहाँ पर असहमति जताऊंगी कि जो शराबबंदी की बात है उस पर तो अब बिल्कुल बटे हुए बिहार के लोग नजर आते हैं। वो कहते हैं इससे तो बेहतर होता कि ना करते, क्योंकि ये तो दोनों तरफ बात हो गई कि आपने शराबबंदी भी कर दी, उससे लोग मुनाफा भी कमा रहे हैं, और जो लोग हैं वो चोरी छुपे सप्लाई करके पी ही ले रहे हैं जिनको करना है। तो औरतें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आती हैं, शराबबंदी को लेकर नाराजगी भी है। देखिए अदिति जी, ये बात सही है कि सारे स्टेट्स को लिया जाए तो ज्यादातर इंडिकेटर्स पे बिहार सबसे नीचे आता है। पर इसका खाली एक कारण इसलिए नहीं है कि बिहार बैकवर्ड है, इसका ये भी कारण है कि तमिलनाडु हो जो नंबर 1 पर मान लीजिए हो, या केरला या गुजरात या और भी जो स्टेट्स है दक्षिण भारत के, उनके साथ एडवांटेज है कि उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, उनका फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। बिहार ही एक राज्य है जिसका फर्टिलिटी रेट 3% है, यूपी का 2.7 और तमिलनाडु का 1.8, यानी कि एवरेज औरत 18 के और मान लीजिए 40 के बीच जो बच्चे पैदा करती हैं, तो बिहार में एवरेज 3 है। तो डेंसिटी इतना ज्यादा है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप नीतीश जी के पीरियड में ग्रोथ रेट देखिए बिहार का। बिहार डबल डिजिट ग्रोथ पर, पिछला फिगर जो आया है 15% का ग्रोथ रेट है। बहुत राज्यों का, बीमारू स्टेट में और बाकी राज्यों में भी इतना हाई ग्रोथ रेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, विमेन्स लिटरेसी, एवरेज वुमेन्स लिटरेसी पूरे देश में 14% बढ़ा है, बिहार में 19% बढ़ा है। अब कोई कहेगा कि हो सकता है कि बिहार इतना नीचे था कि उस कारण भी हो सकता है, बट यूपी भी नीचे था, उड़ीसा भी नीचे था, मान लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश भी, उसका लिटरेसी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट ये भी कहना कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है तो नहीं कहा जा सकता उसी है। कारण नीतीश जी बार बार जीतते हैं। हाँ, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से हमें लगता है नहीं हुआ है। और जो उम्मीद युवा करके बैठे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं निराशा और नाराजगी उनमें इसी वजह से देखी जाती है। तो लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, इसके लिए अब बिहार की हिस्सेदारी के लिए बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। और आपने हमारे दोनों विशेषज्ञों को सुना और आप उनको सुनकर समझ गए होंगे कि बिहार को लेकर कितनी बारीक उनकी नज़र है, कितनी पकड़ है उनकी। और इस तरह से हम भी तैयार हैं बिहार में काबा अपने शो को लेकर। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।